वेलकम टू स्टडी एजुकेशन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देसी रियासत के बारे में आज जानेंगे कि आखिरकार देसी रियासतें कौन सी थी और उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है इसके हम सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, पर क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक चैप्टर का हिस्सा है। ये हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर को भी कवर करेंगे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी इसमें कवर करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आता है। बात करते हैं देसी रियासत के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश इंडिया, आप ये समझ लीजिए ब्रिटिश इंडिया क्या है कि जब हम अंग्रेजों गुलाम थे तो उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था क्योंकि उसमें हुकूमत जो थी वो अंग्रेजों की थी। ब्रिटिश इंडिया ने भारत को दो क्षेत्रों में बांटा था। ये दो क्षेत्र ध्यान रखिएगा, एक था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और एक था देसी रियासतें। आप समझ लीजिए आज का टॉपिक हमारे देसी रियासतें ही हैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडिया ने भारत को दो क्षेत्रों में बांटा था, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, दूसरा देसी रियासत था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत पर डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, जबकि देसी रियासतों पर वहां के जो स्थानीय राजा थे, स्थानीय राजा उनका नियंत्रण था, यानी कहूं तो राजा का नियंत्रण था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन राजाओं ने अंग्रेजी राज्य की सर्वोच्चता स्वीकार की थी, यानी इन्होंने यह माना था कि वो अंग्रेजों के अधीन हैं। यह बात समझ लीजिए। तो अभी मैंने बताया कि जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने भारत को दो प्रांतों में बांटा था, एक था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारतीय प्रांत पर डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, जबकि देसी रियासतों पर राजा का नियंत्रण था और राजा ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की थी। इतना ध्यान रखिएगा। अब बात यह है कि जब इन्होंने 15 अगस्त के दिन जब भारत को आजाद करने की घोषणा की तो इन्होंने भारतीय प्रांत को और देसी रियासतों दोनों को आजाद करने का निर्णय लिया। हम सबको पता है कि 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान नामक एक नया देश बना, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम बात करें, उसके बाद जो शेष भारत बच गया, पाकिस्तान निकलने के बाद जो शेष भारत बचा, उसमें जो हमारी सामने जो समस्या थी वो देसी रियासतों की समस्या थी। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान निकल गया उसके बाद सारा हिंदुस्तान बन जाएगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कानून के तहत देसी रियासतों को 3 बड़े अधिकार दिए गए थे, 3 विशेष अधिकार दिए गए थे। ध्यान रखिए, पेपर में बहुत आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश इंडिया द्वारा देसी रियासतों को कौन से विशेषाधिकार दिए गए थे। विशेषाधिकार दिए गए थे तो पहला विशेषाधिकार था कि वे अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो सकते थे, वे अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे। उनकी मर्जी थी, देसी रियासतों की मर्जी थी कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वे चाहे तो अपना एक नया देश बना लें, नया देश बना लें। आप ये समझ लीजिए। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि जैसे ही देसी रियासतों के सामने ये विशेषाधिकार मिला कि उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे भारत में शामिल हो जाए, वो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो नया देश बना लें। बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उन्हें यह अधिकार मिला तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने मना कर दिया। वर्तमान समय में त्रावणकोर जो है केरल में है। उन्होंने मना कर दिया कि हम भारतीय संघ में, ना पाकिस्तान में, या बेसिकली आप ये समझ लीजिए उन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। त्रावणकोर पेपर में आता है कि वो कौन सा देसी रियासत था जिसने ये मना किया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। वो पहला कौन सा था, तो वो त्रावणकोर था जो आज केरल है। अब हम बात करना चाहते हैं कि इसके बाद अगले ही दिन हैदराबाद ने भी मना कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद बहुतों ने मना किया, जैसे कि भोपाल के नवाब ने मना कर दिया।
जम्मू कश्मीर ने मना कर दिया, इसी में मणिपुर, जूनागढ़, ऐसे कई देशी रियासतों ने एक के बाद एक मना करना शुरू कर दिया। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताना भूल गया हूं मैं कि देशी रियासतों को भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में शामिल होना है या नया देश लगाना, नया देश का निर्माण करना है, इसका निर्णय देशी रियासत की जनता नहीं करती थी। जनता का निर्णय नहीं माना जाता था। वहां के राजा को यह अधिकार दिया था अंग्रेजों ने कि आपकी मर्जी है, आप चाहो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप नए देश का निर्माण कर लो। अब बात यह है कि हमने इतनी बात आप लोग बताया, अगर ये क्लियर है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं रफ कर रहा हूं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से भारत को अंग्रेजी सरकार के दौरान जो है दो प्रांतों में बांटा गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और जहां पे स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था उसे देशी रियासत कहते थे। पर इन राजाओं ने सर्वोच्चता स्वीकार कर रखी थी अंग्रेजों की। और हमने बताया था कि जब देश आजाद हुआ वैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दौरान देशी रियासतों को विशेषाधिकार दिया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आपकी इच्छा के अनुसार आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप भारत में मिल सकते हो, या अपना एक नया देश बना सकते हो। लेकिन यह निर्णय जो है देशी रियासत जनता को नहीं था बल्कि वहां के राजा को दिया गया था। और जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने कह दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। उससे अगले दिन हैदराबाद ने कह दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, भोपाल के नवाब, ऐसे लिख लाइन लग गई। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ये हमने ये बात फैली तो हमारी सरकार के सामने बड़ी समस्या थी कि कैसे इन राजवाड़ों को भारत में शामिल किया जाए। तो इसके लिए एक विलय पत्र बनाया गया, विलय पत्र जिसको सहमति पत्र भी कहते हैं, सहमति पत्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विलय पत्र का जो नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक सहमति पत्र था, विलय पत्र था। उस विलय पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पत्र पर जो देशी रियासत साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, उसे भारतीय संघ में शामिल माना जाता था या शामिल कर लिया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन देशी रियासतों को भारत में शामिल नहीं किया जाता तो भारत आज जैसा भारत नहीं दिखता, भारत के कई टुकड़े हुए होते और जगह जगह भारत होता। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं उस समय 565 देशी रियासतें थी। 565 देशी रियासतों में सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद थी। मैं हैदराबाद के बारे में बात करूंगा, खासकर मैं 4 देशी रियासतों के बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 565 देशी रियासतें थी, उनमें सबसे बड़ा हैदराबाद था। आज जो उड़ीसा हम देखते हैं, उड़ीसा, उसमें 26 देशी रियासतें थी। आज जो हम छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़, उसमें 15 देशी रियासतें थी। सौराष्ट्र के अंदर बात करें, सौराष्ट्र के अंदर बात करें तो उसके अंदर 14 बड़े और 119 छोटे देशी रियासतें थे। अब ये मान के चलिए कि अगर इतने देशी रियासतें हर जगह होते तो भारत कितने टुकड़े होते और कितना छोटा छोटा देश बनता और कितनी मुसीबत होती। तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक विलय पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके या कराकर देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इनके प्रयासों से आजादी के दौरान तक ही ज्यादातर देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। इनके इस योगदान के कारण इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इनके स्मृति चिन्ह के ऊपर ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गठन किया, निर्माण किया है, जो एक बहुत बड़ा जो है प्रतिमा स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ताकि इनके किए गए योगदान के बारे में दुनिया भारत सब जान सके। इनका जो इस स्टैच्यू का उद्घाटन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 के समय किया गया। 31 अक्टूबर इनका जन्मदिन है।
तो आप ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके एनसीआर, आपके सीबीएसई एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, इतना करने के बाद कि ज्यादातर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से क्या हुआ, उन्हें आजादी के दौरान ही भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन कई सारे देसी रियासत ऐसे थे जो भारत में शामिल करने में उन्हें बहुत दिक्कतें हुई। हम एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हैदराबाद को। हैदराबाद के बारे में हम देखेंगे और आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा या हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर एक एक नंबर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। हैदराबाद की बात करें हम लोग। दूसरी बात हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में, मणिपुर। उसके बाद हम करेंगे जूनागढ़। उसके बाद हम काम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। ये 4 देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में बहुत दिक्कतें आई थी। हम सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बारे में बात करूं तो हैदराबाद में, पहले हैदराबाद मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत था और आज के समय में इसके 3 राज्यों का काफी बड़ा हिस्सा हैदराबाद में शामिल था, जैसे महाराष्ट्र शामिल था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसमें शामिल था। यहां पर जो राजा थे उस राजा को निजाम कहते थे और निजाम जो है सबसे दौलतमंद लोगों में से एक था। भारत सरकार ने इससे लगातार बातचीत जारी रखी कि इसको भारतीय संघ में शामिल कराया जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कराया जाए, परंतु इसने मना कर दिया। आपको पहले बताया था कि त्रावणकोर के बाद दूसरे नंबर पर मना करने वाला कि भारत में शामिल नहीं होगा, वह हैदराबाद का निजाम था। लेकिन फिर भी भारत ने बातचीत निजाम से करनी छोड़ी नहीं। आखिरकार नवंबर 1947 में एक संधि के तहत यह तय हुआ कि 1 साल तक इसको वक्त दिया जाए, यानी जैसी स्थिति है वैसी रखी जाए। इस दौरान क्या हुआ, अगले वर्ष क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर यहां पर एक गृह युद्ध शुरू हुआ। और यह गृह युद्ध शुरू किसने किया, वहां के किसानों ने, जो तेलंगाना किसान थे, किसानों ने शुरू किया और महिलाएं भी इसमें क्या हो गई, शामिल हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, यह आंदोलन बहुत तेज हो गया। पर निजाम ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए कोई बीच का मार्ग ना अपनाते हुए बल्कि अपने सैनिकों को भेज दिया। उसके सैनिक को अर्धसैनिक बल भेज दिया, जिसको क्या कहते हैं, रजाकार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रजाकार भेज दिया। और इन रजाकारों ने शांति का मार्ग ना अपनाते हुए हिंसा का माध्यम अपनाया और गैर मुसलमानों को, विशेषकर हिंदुओं को खूब लूटा, मारा पीटा उन्हें, और खासकर महिलाओं के साथ खूब बलात्कार हुए। आखिरकार भारतीय सेना सितंबर 1948 में हैदराबाद पहुंची। भारतीय सेना के इस गुट को पोलो अभियान कहते हैं, यानी भारतीय सेना ने इसके लिए एक अभियान चलाया था, उसको पोलो अभियान कहते हैं, जिस अभियान के तहत निजाम के जो रजाकार थे उनके साथ छुटपुट लड़ाइयां हुई। आखिरकार अंत में